हाय एवरीवन। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि डीएसए आपके लिए नहीं बनी है? मतलब चाहे आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लो बट स्टिल डीएसए के प्रॉब्लम्स पे आप स्टक हो ही जाते हो। चाहे आपको सारा सिंटैक्स पता भी हो एंड आपने पहले से काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर भी रखी हो, बट स्टिल जब भी आप कोई न्यू प्रॉब्लम देखते हो देन आपका माइंड वर्क करना एकदम स्टॉप कर देता है एंड आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालना है ये समझ ही नहीं आता। अगर आप भी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो देन डोंट वरी। ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑलमोस्ट हर एक डेवलपर अपनी कोडिंग लाइफ में, अपनी कोडिंग जर्नी में एक ना एक बार डेफिनेटली फेस करता है। एंड ये प्रॉब्लम कोडिंग से रिलेटेड है भी नहीं, बट इंस्टेड दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ लॉजिक बिल्डिंग। एंड यही सेम प्रॉब्लम मैंने भी अपने कॉलेज टाइम में फेस करी थी, जहां पर हर एक न्यू डीएसए प्रॉब्लम को देखकर मैं सिर्फ ये सोचा करता था कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। बट आज की इस वीडियो में हम इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एंड अपने लॉजिक बिल्डिंग को बेटर कैसे करना है इसके बारे में जानेंगे। मैं आपके साथ 7 स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो मैंने भी अपने कॉलेज टाइम में यूज करी थी टू इंप्रूव माय लॉजिक बिल्डिंग, एंड जिनकी मदद से मैं एटलासियन, जस्पे, बीएनवे मिलन एंड ऐसी ही बहुत सारी कंपनीज के ऑफर्स क्रैक भी कर पाया था। सो दिस इज गोइंग टू बी अ रियली इंटरेस्टिंग वीडियो एंड इस वीडियो के अंदर आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। So without much wait, let's get started. Now our first strategy is to give more time on writing the code and actually solving DSA problems. बहुत सारे लोग आज भी DSA प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है इसके सिर्फ ट्यूटोरियल्स एंड वीडियोस ही देखते रहते हैं, बट उन्हें एक्चुअली कोड करने का कभी ट्राई नहीं करते। उन्हें लगता है कि सिर्फ ट्यूटोरियल्स एंड वीडियोस देखकर ही उन्हें डीएसए प्रॉब्लम्स को कोड करना आ जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको एक्चुअली कोड करना होता है, आपको एरर्स आते हैं, आपको उन एरर्स को रिजॉल्व करना होता है एंड देन फाइनली इन सारे इश्यूज को सॉल्व करने के बाद जब आपका कोड सबमिट होता है देन आप एक्चुअली इस पर्टिकुलर डीएसए प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है ये जान पाते हो। अगर आप सिर्फ ट्यूटोरियल्स एंड वीडियोस ही देखते रहोगे देन आपको कभी भी समझ नहीं आएगा कि कोडिंग में क्या इश्यूज आएंगे एंड उन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करना है। एंड जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप कोड करोगे, जितने ज्यादा इश्यूज आप रिजॉल्व करोगे, उतना ही ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा एंड उसी एक्सपीरियंस की वजह से आपकी लॉजिक बिल्डिंग एबिलिटीज भी काफी इंप्रूव हो पाएंगी। क्योंकि अगर आपने कभी इनफ क्वेश्चंस कोड ही नहीं करे, इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही नहीं करे, देन आपकी लॉजिक बिल्डिंग एबिलिटीज या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैसे अच्छी हो पाएंगी। आपको एटलीस्ट 100 प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी चाहिए बिफोर थिंकिंग अबाउट लॉजिक बिल्डिंग। 10 to 12 मेन टॉपिक्स होते हैं डीएसए के अंदर एंड इनमें से अगर आप हर एक टॉपिक के ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे, जिनमें से 3 इजी, 5 मीडियम एंड 2 हार्ड क्वेश्चंस होंगे, देन आप आराम से 100 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओगे। एंड इतने क्वेश्चंस करने के बाद आप अपने आप इंप्रूवमेंट देख लोगे इन योर लॉजिक बिल्डिंग एबिलिटी। सो कोडिंग द प्रॉब्लम्स इज रियली इंपॉर्टेंट एंड आपको कोड भी कंसिस्टेंटली करना है। ऐसा नहीं कि आपने आज 4 प्रॉब्लम्स कोड कर दी, कल आपने एक ही प्रॉब्लम कोड करी एंड देन उसके बाद 1-2 हफ्ते तक आपने कुछ कोडिंग ही नहीं करी। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से आपको हर बार दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि आप पुराना सब कुछ भूल जाओगे एंड इससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको कोड करना है एंड वो भी कंसिस्टेंटली। आपको हर दिन ऑलमोस्ट 2 to 3 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एंड ऐसा करने से आपको 1 to 2 मंथ्स के अंदर अपनी लॉजिक बिल्डिंग एबिलिटीज के अंदर काफी इंप्रूवमेंट दिख जाएगी। नाउ आवर सेकंड स्टेप इज टू मास्टर द बेसिक्स। बहुत सारे लोग लीड कोड या कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग का नाम सुनकर उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर कोड करने चले जाते हैं एंड वहां पर जब उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते देन उनका मोराल भी डाउन होता है एंड उनका कोडिंग करने में इंटरेस्ट भी लूज हो जाता है। बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अपने बेसिक्स एंड फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है एंड देन जब ये काम हो जाए देन आप अच्छे प्लेटफॉर्म्स लाइक लीड कोड, कोड शेफ, कोड फोर्सेस इन सब पे बढ़ सकते हो। अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने के लिए जिस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप विजिट कर सकते हो दैट इज इंटरव्यू बिट। इंटरव्यू बिट के प्रोग्रामिंग कोर्स में आपको डिफरेंट लेवल्स दे रखे हैं एंड हर एक लेवल के अंदर हर एक डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक्स को समझा रखा है। आप उस पर्टिकुलर कोर्स को रेफर कर सकते हो फॉर क्लियरिंग योर बेसिक्स एंड उन्हीं सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप गीक्स फॉर गीक्स या फिर हैकर रैंक पर जा सकते हो एंड वहां पर जाकर इजी एंड वेरी इजी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो ताकि आपकी बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग एकदम बेस्ट हो जाए। डेटा स्ट्रक्चर सीखने के साथ साथ अगर आपको डेटा साइंस सीखने का भी मन है देन उसके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है दैट इज ओडेन स्कूल। डेटा साइंस 2025 में एक इंपॉर्टेंट एंड हाई पेइंग स्किल है जिसके अंदर आप डेटा से यूजफुल इनसाइट्स निकालते हो एंड उसके बेसिस पर फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो। एंड ओडेन स्कूल का ये कोर्स आपको डेटा साइंस की सारी स्किल्स एकदम परफेक्ट मैनर में सिखाता है एंड अगर आप टेक बैकग्राउंड से नहीं हो तो भी आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस की मदद से एसक्यूएल, पाइथन, डेटा इंजीनियरिंग, एआई, मशीन लर्निंग ऐसी बहुत सारी स्किल्स सिखाई जाती हैं। अमेजिंग राइट? इससे भी ज्यादा अमेजिंग है इस कोर्स के पर्क्स एंड दोज आर कि आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड लीडर्स से इंटरेक्ट कर सकते हो। आप उनसे लाइव क्लासेस ले सकते हो, उनसे लाइव डाउट्स पूछ सकते हो एंड उनसे मेंटरशिप भी ले सकते हो। इसके साथ साथ ओडेन स्कूल के पास अपना एक जॉब पोर्टल है जिसके अंदर 500 प्लस हायरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं
एंड आपको इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। एंड फाइनली अगर आपके करियर में गैप है या फिर अपना करियर ट्रांजिशन करना चाहते हो, अपना करियर अपग्रेड करना चाहते हो और मे भी अपना करियर स्टार्ट या लॉन्च करना चाहते हो, इन सब के लिए ओडेन स्कूल एक काफी अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। एंड इन सारे केसेस में ओडेन स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी काफी अच्छी प्लेसमेंट्स ले भी रखी हैं। ऑल्सो ओडेन स्कूल के इस डेटा साइंस कोर्स का नेक्स्ट बैच 29 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इस कोर्स में रजिस्टर करना चाहते हो देन मैं इस कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में ऐड कर दूंगा। आप लोग इस कोर्स को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो एंड जो लोग इस कोर्स में जल्दी रजिस्टर करेंगे उन सभी को 10,000 का डिस्काउंट भी मिलेगा। ओके, सो डू चेक दिस कोर्स आउट बाय ओडेन स्कूल। नाउ द थर्ड स्ट्रैटेजी इज नो वेयर यू गेट स्टक। बहुत सारे क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी जिन पर आप स्टक हो जाओगे एंड आपको समझ नहीं आएगा कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपको कौन सी अप्रोच लेनी है या फिर किस तरीके से लॉजिक बिल्ड करना है जिससे आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सोल्यूशन को अचीव कर पाओ। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स डेफिनेटली आएंगे एंड ये सारे पॉइंट्स आपकी लॉजिक बिल्डिंग के लिए एक लर्निंग कर्व होंगे। बट वो कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने जब अपनी कोडिंग स्टार्ट करी थी दिन में पैरेंथेसिस वैलिडेशन वाले क्वेश्चन में स्टक हो जाता था। वो क्वेश्चन जिसमें आपको पता करना होता था कि एक एक्सप्रेशन के अंदर पैरेंथेसिस बैलेंस है या नहीं बैलेंस्ड है, मतलब जितने ओपनिंग पैरेंथेसिस हैं उतने ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस हैं या नहीं। एंड इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ पैरेंथेसिस भी होते थे लाइक स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स एटसेट्रा। अब इस क्वेश्चन को जब मैं पहली बार अटेम्प्ट कर रहा था तब मैं इस पॉइंट पर स्टक हो गया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि रिस्पेक्टिव पैरेंथेसिस ही क्लोज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सप्रेशन है ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स ए प्लस ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स बी प्लस सी क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। अब ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन बैलेंस नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो बाद में क्लोज हुए हैं। बट अगर आप इस क्वेश्चन को सिर्फ काउंट के बेसिस पे ही डिसाइड करोगे कि नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स के इक्वल है या नहीं, देन आपके हिसाब से इस क्वेश्चन में पैरेंथेसिस बैलेंस्ड होंगे। बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं एंड इसी पॉइंट पर मैं स्टक हो गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि एक ओपनिंग ब्रैकेट का रिस्पेक्टिव क्लोजिंग ब्रैकेट ही क्लोज हुआ है। एंड यही था मेरी लॉजिक बिल्डिंग का लर्निंग पॉइंट। जब मैंने इसका सोल्यूशन देखा तब मुझे समझ में आया कि हम इस पॉइंट पर स्टैक यूज कर सकते थे एंड स्टैक हमारी ऐसे एलिमिनेशन सिनेरियोस के अंदर काफी हेल्प कर सकता है। तो इसीलिए मैंने इसको अपना रूल बना लिया एंड अपनी लर्निंग्स के अंदर ऐड कर दिया कि अगर किसी भी क्वेश्चन में मुझे समझ नहीं आ रहा होगा देन मैं एक बार स्टैक जरूर ट्राई करके देखूंगा, क्या पता उससे मेरा क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाए। एंड सिर्फ इस रूल की मदद से मेरे काफी सारे क्वेश्चंस फ्यूचर में रिजॉल्व हुए भी थे। ओके, सो अगर आप भी ऐसे किसी पॉइंट पर स्टक हो जाते हो देन वो पॉइंट आपके लिए एक लर्निंग पॉइंट की तरह एक्ट कर सकता है एंड आपको उस पॉइंट की लर्निंग्स अपनी नोटबुक के अंदर डेफिनेटली मेंशन करनी चाहिए ताकि आप फ्यूचर में उसको रेफर कर पाओ एंड अपनी लॉजिक बिल्डिंग को इंप्रूव कर पाओ। नाउ द फोर्थ स्ट्रेटजी इज रियली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज लर्निंग कॉमन प्रॉब्लम पैटर्न्स। डीएसए में हर एक प्रॉब्लम न्यू हो, हर एक प्रॉब्लम यूनिक हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बट इंस्टेड डीएसए के अंदर प्रॉब्लम्स पैटर्न्स में एग्जिस्ट करती हैं। एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा जिसकी काफी सारी वेरिएशंस की मदद से हमने डिफरेंट प्रॉब्लम्स बना दी है एंड आपको इन्हीं पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको सब एरे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दिख रही है देन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसमें स्लाइडिंग विंडो या फिर कडान्स एल्गोरिथम ही लग जाएगा। अगर आपको किसी प्रॉब्लम में पाथ फाइंड करना है देन आप ग्राफ्स में बीएफएस या डीएफएस अप्रोच यूज कर सकते हो। अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है देन आप डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज कर सकते हो। अगर आपको किसी प्रॉब्लम में आइटम्स चूज करनी है देन आप उसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग की नैपसैक अप्रोच ले सकते हो। अगर आपको आइटम्स में कोई कंस्ट्रेंट नहीं दे रखा देन आप अनबाउंडेड नैपसैक यूज कर सकते हो। अगर आपकी कोई स्ट्रिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है देन उसमें एलसीएस, एलआईएस ये सारी अप्रोचेस लग सकती हैं। एंड ऐसे ही डिफरेंट प्रॉब्लम पैटर्न्स हैं जिनको अगर आपने एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया देन उनके लिए लॉजिक बिल्ड करना एंड उन्हें कोड करके सॉल्व करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ओके, सो डिफरेंट प्रॉब्लम पैटर्न्स को जानो, उन पे क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि आपकी लॉजिक बिल्डिंग और इंप्रूव हो पाए। नाउ द फिफ्थ स्ट्रैटेजी इज टू ऑलवेज स्टार्ट विद द ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। आई एम नॉट श्योर कि ये बहुत लोगों के साथ होता होगा या नहीं, बट मैं तो ये गलती बहुत बार करता था एंड दैट वाज कि मुझे जब भी कोई डीएसए प्रॉब्लम मिलती थी तो मैं उसका हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाता था एंड कभी भी ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लिखता ही नहीं था। एंड ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपको क्वेश्चन की और क्लैरिटी देता है। एंड जब आप ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लिख रहे होते हो देन काफी सारे इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं, काफी सारे चांसेस ऐसे होते हैं कि आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की ऑप्टिमल अप्रोच क्लिक कर जाएगी एंड आपको समझ में आ जाएगा कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ऑप्टिमल तरीके से कैसे सॉल्व करना है। एंड अगर आपको उस टाइम पर ऑप्टिमल अप्रोच नहीं क्लिक करी देन ऑल्सो आपके लिए एक विन विन सिचुएशन ही है क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को एक लेवल पे तो सॉल्व कर ही दिया है एंड अब आपको अपने उस लिखे हुए कोड को सिर्फ ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है जो नए सोल्यूशन को लिखने से तो आसान ही है। ओके, सो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन लिखने से कभी भी हेजिटेट मत करो क्योंकि इसी की मदद से आप प्रॉब्लम को और अच्छे से समझ पाओगे, अपने थॉट प्रोसेस को और इंप्रूव कर पाओगे एंड अपने कोड को काफी बेटर तरीके से लिख भी पाओगे। नाउ आवर सिक्स्थ स्ट्रैटेजी इज ड्राई रन एंड विजुअलाइज। लेट्स से आप किसी ऐसे क्वेश्चन पे स्टक हो गए हो जहां पे आपको स्टार्ट कैसे करना है आपको ही समझ में नहीं आ रहा। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके माइंड में ना ही कोई न्यू अप्रोच आ रही है,
ना ही वो प्रॉब्लम आपको किसी पैटर्न के सिमिलर दिखाई दे रही है एंड आप उस प्रॉब्लम में बिल्कुल स्टक हो गए हो, देन इस पॉइंट पे आपको क्या करना चाहिए? इस पॉइंट पर आपको एक पेन एंड पेपर लेना चाहिए एंड उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ड्राई रन करना चाहिए। आप उस टाइम कोडिंग के बारे में या कोड कैसे लिखना है इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। इस पॉइंट पे आप सिर्फ इतना सोचो कि अगर आपको उस प्रॉब्लम को जेन्युइनली सॉल्व करना होता, देन आप कौन से मेथड से उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते। जब आप ये सोचोगे, देन आपके पास काफी वियर्ड अप्रोचेस आएंगी जिनको कोड कैसे करना है आपको पता भी नहीं होगा एंड वो भी के लिए मैटर भी नहीं करता। आपको बस उन अप्रोचेस को नोट डाउन करना है एंड उनके लिए ड्राई रन करके देखना है। आपको डेमो इनपुट्स एंड उनके आउटपुट्स क्वेश्चन में ही दे रखे होंगे। आपको उन डेमो इनपुट्स को अपने इस अप्रोच पर डाल के देखना है एंड उनके रिस्पेक्टिवली वही आउटपुट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये चेक करना है। आप जब यही सेम चीज 2-3 इटरेशंस में करोगे, देन आपको एक लॉजिक बिल्ड होते हुए दिखने लगेगा जो आप रैंडमली कभी भी गेस नहीं कर पाते एंड इसी प्रोसेस की मदद से आप अपनी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ बढ़ पाओ। एंड अगर बाय चांस इस प्रोसेस से आप अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हो, देन आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखना है एंड जिस पॉइंट पे आप स्टक हो गए थे उसी पॉइंट को एज अ लर्निंग पॉइंट समझकर आपको अपने नोट्स में राइट डाउन करना है ताकि आप फ्यूचर में उसको रेफर कर पाओ एंड अपने थॉट प्रोसेस को और इंप्रूव कर पाओ। एंड नाउ द फाइनल एंड द सेवंथ स्ट्रेटजी इज टीच समवन एल्स। आपने अगर कोई भी नई प्रॉब्लम सॉल्व करी है या फिर किसी भी नई प्रॉब्लम पैटर्न को समझा है, देन आपको उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अपने किसी फ्रेंड को या फिर किसी रिलेटिव को समझाना है, क्योंकि टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। आप जब किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझाओगे, देन आपकी अपनी नॉलेज में जो गैप्स हैं आपको उनके बारे में पता चलेगा एंड फाइनली उन गैप्स को रिजॉल्व कर कर आप अपनी नॉलेज को और बेटर कर पाओगे, अपने थॉट प्रोसेस को और बेटर कर पाओगे एंड फाइनली अपनी लॉजिक बिल्डिंग को काफी इंप्रूव कर पाओगे। ओके, सो ये थी वो 7 स्ट्रेटजीज जो मैंने अपने कॉलेज टाइम में अपनाई थी टू इंप्रूव माई लॉजिक बिल्डिंग इन डीएसए क्वेश्चन। अगर आप भी इन 7 स्ट्रेटजीज को अच्छे से फॉलो करते हैं, देन आई एम डेफिनेटली श्योर कि विद इन 1-2 मंथ्स में आपकी लॉजिक बिल्डिंग काफी इंप्रूव हो जाएगी। ओके, आई होप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, keep preparing and be focused.